Hi, I am Syed Rashid from Ahlebaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel Ahlebaid High School and Junior College. Welcome to my video, all students as well as viewers. Today we will going to start our 10th class, chapter number 8. Name of the chapter is Chemical Bonding and the subject, as we know, Physics and Chemistry. Usually this chemical bond comes under the chemistry, but in 10th class we have common reader as Physics and Chemistry. So before starting this lesson, chemical bonding, I'd like to say one thing to you. We have learned about the classification of element, and the name of classification of element is periodic table. Before that, we learned about structure of atom. If you learn structure of atom and classification of element, then only you can able to understand about the chemical bond. And if you learn this chemical bond, it is linked with one more lesson named as carbon compounds. So make sure that these lessons or chapters are bonded to each other. You need to learn, if you want to learn one chapter, you need to learn 2 to 3 together. Then only you can able to understand. Now coming to the point, chemical bond. What is chemical bond? Surely we will going to discuss this thing later. As of now, I want to do intro part of this lesson. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सैयद राशिद है। मैं अहलेबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से बोल रहा हूं। हम आज जो नया लेसन शुरू कर रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेसन नंबर 8, जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। अगर आप इससे पहले वाला लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, उससे पहले का लेसन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 2 लेसन आप पढ़े हैं तो ही आपको ये लेसन समझने आएगा। अदरवाइज यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको समझने के। अगर आप ये लेसन परफेक्ट पढ़ लेते हो तो और एक आपको लेसन रहता है कार्बन कंपाउंड्स, तो ये लेसन आपको इजीली समझने आ जाएगा अगर आप ये लेसन पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रीडिंग पार्ट देख लेंगे केमिकल बॉन्ड का। यू हैव लर्न अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल्स इन प्रीवियस लेसन्स. It was learned that there are over 115 elements. How they usually exist? Does they exist as a single atom, as a group of atom? तो सेम जो अभी मैं आपको स्टेटमेंट बताया था कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, और आपने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि 115 से ज़्यादा एलिमेंट है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे रेस हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू दे यूजुअली एग्जिस्ट? जो आपके एलिमेंट्स है एग्जिस्ट कैसा रहते हैं, मौजूद। डू दे एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम और एज अ ग्रुप ऑफ एटम्स? वो लोग जो एग्जिस्ट होते हैं सिंगल रहते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स रहते हैं। इन क्लास 9 वी सॉ दैट सेवरल एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. व्हाट इज द फोर्स दैट इज होल्डिंग दिस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स? तो आखिर कौन सा यानी कि उनके अंदर फोर्स है जो उनको एक दूसरे में होल्ड करके रख रहा? सो एक्चुअली विच फोर्स एग्जिस्ट इन देम टू होल्ड देमसेल्फ टुगेदर, यानी कि उसके अंदर आखिर कौन सा फोर्स है उसको एक दूसरे को जोड़ के रखा। नेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद आर देयर एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज एटम, यानी कि वो एटम के जैसा एग्जिस्ट करते हैं। वाई डू सम एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल एंड सम एज एटम? कुछ एटम्स हैं जो एटम्स के जैसा ही रहते हैं और कुछ रहते हैं जो मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करते हैं। अब आप बोल रहे हैं सर एटम एटम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कंफ्यूज मत करो हम आपको। देखिए स्टूडेंट, एटम बोलते हैं एक सिंगल एटम को, सिंगल एलिमेंट है तो वो एटम हो जाएगा। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए, एक से ज़्यादा एटम्स हो गए, तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। जैसा हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल और सेल्स का जो प्लूरल रहता, और जैसा कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनते हैं, तो यहाँ पे भी एक से ज़्यादा एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं। तो मॉलिक्यूल और एटम में ये डिफरेंस है। इन लोअर क्लासेस यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द डिफरेंट लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. Since the formation of chemical compounds take place as a result of combination of atom of various elements in different ways, it raises many questions. आपने छोटे क्लासेस में केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में भी बहुत पढ़ा था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ लिया था। तो आखिर वो जो केमिकल कंपाउंड से एक दूसरे के अंदर कंबाइन हो रही, तो किस तरीके से, कैसे तरीके से कंबाइन होते, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको रेज हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Why do some elements and compounds react vigorously while other are inert? यानी कि है कि कुछ एलिमेंट्स रहते हैं वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं और कुछ एलिमेंट रहते हैं रिएक्ट नहीं करते। Why is the chemical formula of water is H2O? यानी कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला है H2O है, ठीक है। एंड फॉर सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला रहता NaCl रहता। तो वैसे ही वाई नॉट, हमारे जो वाटर का फार्मूला है HO2 क्यों नहीं हो सकता?
और हमारे जो सोडियम क्लोराइड है उसका फॉर्मूला NaCl2 क्यों नहीं हो सकता? तो इस क्वेश्चन हो रहे हैं। वाई डू सम एलिमेंट एटम्स कंबाइंस वाइल अदर डू नॉट? कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम्स रहते हैं जो कंबाइन हो जाते हैं और कुछ एटम आपको कंबाइन नहीं होते। वी विल ट्राई टू आंसर सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये जो क्वेश्चन रेज हुए उसको हम आंसर करेंगे। आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड सिंपली मेड अप ऑफ सेपरेट एटम्स इंडिविजुअली अरेंज? यानी जो एलिमेंट्स और कंपाउंड है वो सेपरेट एटम्स जो इंडिविजुअली अरेंज हो गए उससे सिंपली बनते क्या? इज देयर एनी अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स? यानी इन एटम्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन रहता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कॉमन सॉल्ट। हम थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल ले लेंगे जो है NaCl। हमारा कॉमन सॉल्ट क्या है? NaCl है। व्हेन यू शेक साल्ट फ्रॉम अ शेकर does it separate in sodium and chloride? No. This shows that the sodium and chloride atoms are being held together. जैसा कि जो हमारा नमक है यूजुअली बने हुआ है सोडियम और क्लोराइड से। अब आप एक नमक को कोई बॉक्स में या फिर कोई बॉटल में डाल के फुल हिलाइए तो सोडियम और क्लोराइड दोनों अलग होते, सेपरेट ऑब्वियसली नहीं होते। तो इससे हमको क्या मालूम हुआ कि सोडियम और क्लोराइड एटम्स एक ऐसे फोर्स से हेल्ड है टुगेदर। व्हाट इज दैट होल्डिंग देम टुगेदर? यानी कि वो क्या चीज़ है जो उन दोनों को होल्ड कर रही एक साथ। बाई लेट 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते, ओके, 19th सेंचुरी के एंड होते होते एंड अर्लियर 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी शुरू हो रही थी। साइंटिस्ट न्यू अबाउट 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। साइंटिस्टों को यूजुअली 3 फोर्सेस के बारे में मालूम था। एक का नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है, और एक ऑब्वियसली हमारा मैग्नेटिक फोर्स, वन ऑफ दी क्या बोलते हैं ओल्डेस्ट फोर्स बोल सकते हैं आपको, और एक तो हमको और एक मालूम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्सेस है स्टूडेंट, इसके बारे में डिटेल आपने आपकी 8th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फोर्स में पढ़ा था होगा, अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो यूजुअली ये 3 फोर्सेस के बारे में मालूम था। दे ऑल्सो न्यू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। उसके साथ साथ हमको 2 और चीज़ों का मालूम हो गया था, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ें हमको यानी साइंटिस्ट्स को पता चलने लगे। सो इट वॉज बिलीव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वॉज द कॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन मॉलिक्यूल। व्हेन 2 एटम्स comes sufficiently come together, the electrons of each atom experience the attractive force of the nucleus of other atom. Before that scientists thought, इससे पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि 2 एटम के बीच के अंदर अगर टुगेदर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो लोग क्या होता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लोग एक्सपीरियंस करते। लेकिन उसके बाद कुछ और सवाल रेज हुए, ठीक है। बट द इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज आर रिपल्ड ईच अदर एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई आल्सो रिपल्ड ईच अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल बी डिसाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर प्रोटॉन अगर मिल गए तो वो पॉजिटिव होके रिपल्ड हो जाते, दूर भाग जाते। वैसे ही इलेक्ट्रॉन मिल गए तो रिपल हो जाते 2 नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या हो गया, द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल रिमेन अनअफेक्टेड व्हेन एटम्स कम्स क्लोजर बट द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम गेट अफेक्ट। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बात बन नहीं रही थी, तो उन्होंने फिर आगे स्टडी की इसको लेके। बट बिफोर दैट आई लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट था जो एक साइंटिस्ट ने किया था, उसको हम डेवी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इनका कंप्लीट नेम है हेनरी डेविड, ठीक है। इन्होंने इन बिटवीन 1778 और 1819 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, थोड़ा सा रीड कर लेंगे हम। हेनरी डेविड, अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री at the Royal Institute in London, constructed a battery of over 250 metallic plates in 1807. Using electricity from this battery, he was able to extract highly reactive metal like potassium and sodium by electrolysis of fused salt. हेनरी डेविड नाम के एक प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के जो रॉयल इंस्टीट्यूट इन लंदन में थे। उन्होंने 250 मेटालिक प्लेट्स को ले लिया, ठीक है। 250 मेटालिक प्लेट्स को लेके एक बैटरी कंस्ट्रक्ट करे और वो बैटरी में से उन्होंने क्या करते थे, निकालते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल निकालते लाइक पोटेशियम एंड सोडियम। के से पोटेशियम है, एन से सोडियम है। कमॉन स्टूडेंट, इतना तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। इट वॉज सीन दैट द मेटल
part of the compound migrate toward the negative electrode and the non-metal parts toward the positive electrode। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ को देखा था कि जो मेटल का पार्ट है कंपाउंड वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जा रहा था और जो नॉन मेटल का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास चले जा रहा था। सो इट वॉज प्रपोज दैट मेटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव चार्जेस पार्टिकल्स एंड नॉन मेटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्जेस पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कंक्लूड हुई, जो मेटल्स रहते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को पॉजिटिव यानी पार्टिकल्स को पॉजिटिव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेरस नॉन मेटल आपके जो है नेगेटिव यानी कि करने के रिस्पॉन्सिबल हैं कौन से भी मटेरियल को। द ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय electrostatic force in a compound. Do you agree with this explanation? Why? While this explanation could explain bonding in NaCl, KCl, etc., it could not explain bonding in the carbon compounds or diatomic molecules of elements. यहाँ पे ये जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट दो चीज़ों के लिए सक्सेस हो गया। एक है हमारा सोडियम क्लोराइड और दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड। ये दोनों के लिए ये एक्सपेरिमेंट तो सक्सेस हो गया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सका कार्बन के कंपाउंड्स को, जो कार्बन के कंपाउंड्स रहते उसको, साथ ही साथ इन्हें ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, ये हेनरीज का एक्सपेरिमेंट था, हेनरीज डेविड एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। यहाँ पे एक हमको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं शेल के अंदर, वो लोग बॉन्डिंग के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जितनी वैलेंसी होती वैलेंसी के हिसाब से वो बॉन्ड होगा। इन प्रीवियस लेसन यू स्टडीड अबाउट द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यू ऑल्सो स्टडी अबाउट द रिएक्टिविटीज ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सम एलिमेंट आर मोर रिएक्टिव एंड सम आर लेस। आपने प्रीवियस लेसन्स में एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ आपने रिएक्टिविटीज़ ऑफ एलिमेंट पढ़ा। कुछ एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं और कुछ एलिमेंट लेस रिएक्टिव रहते हैं। वाई देयर इज एन अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन सर्टेन केमिकल रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन अनदर रिएक्शन। जैसा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी ऑब्जर्व हो जाएगी, कुछ केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये क्यों होता, वाई? वेयर द अब्जॉर्प्शन एनर्जी गोज, जो ऑब्जर्व एनर्जी है वो कहाँ पे जाएगी। इज देयर एनी रिलेशन टू एनर्जी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम, यानी कि एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच में कुछ ताल्लुक है क्या, कुछ रिलेशन या रिश्ता है क्या। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द चेंज इन रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, जो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट है वो चेंज हो रहा, कैकू हो रहा। सो स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चंस वी विल गोइंग टू आंसर इन आवर नेक्स्ट सेशंस, एज वेल एज वी विल गोइंग टू लर्न दी like definition of chemical bond also. As of now, for today's class, for chemical bonding it's enough. So I am Syed Rashid from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija. You were watching our YouTube channel name as Ahlebad High School and Junior College. Till then, take care, have a great time. Thank you.